हेलो एवरीवन। आज है 27 अगस्त और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी भारत जापान संबंध, भारतीय नौसेना के स्टील फ्रिगेट्स शामिल, मनरेगा परियोजना की जांच, ट्रंप का रूस चीन परमाणु निरस्त्रीकरण का प्रयास। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी, नौसेना ने 2 स्टील फ्रिगेट्स बेड़े को भारतीय नौसेना में शामिल किया है। राजनाथ बोले ये गेम चेंजर साबित होंगे। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम के अंदर 2 अत्याधुनिक स्टील फ्रिगेट्स INS उदयगिरि और INS जो हिमगिरि हैं उनको अपने बेड़े में शामिल किया है। जो INS उदयगिरि है इसका निर्माण मझगांव डोक जो शिप बिल्डर लिमिटेड हैं मुंबई के द्वारा किया गया है और जो INS हिमगिरि है इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया है। दोनों जहाज जो प्रोजेक्ट हैं 17A नीलगिरि क्लास का हिस्सा हैं, जो कि शिवालिक क्लास जो फ्रिगेट्स हैं उनके उन्नत संस्करण के रूप में देख सकते हैं। यह 2 अलग अलग शिपयार्ड हैं से 2 जो अग्रणी युद्धपोत हैं उनका एक साथ जो है पहली बार जलावतरण किया गया है, यानी कि ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 युद्धपोतों को एक साथ जो है जल के अंदर उतारा गया है। और जो ये परियोजना है 17A नीलगिरि श्रेणी का जो अवलोकन है उसके अंदर देखें तो भारतीय नौसेना के वॉरशिप का जो डिज़ाइन है उसको ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर 75% से जो अधिक सामग्री है वह स्वदेशी है। जो प्रमोदन है इसका संयुक्त डिजिटल और गैस प्रणाली, जिसमें से 2 गैस टरबाइन और 2 जो मैन डीजल इंजन हैं वह शामिल हैं। और जो अगर इसकी गति की बात करें तो 28 नॉट्स जो 52 किलोमीटर पर घंटा की इसकी गति है। और अगर रेंज की बात करें तो 5500 समुद्री मील यानी कि 16 से 18 नॉट्स पर जो है इसकी रेंज है। और इसके अंदर 8 ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी हैं, 32 बैराक, 8 सतह से हवा में जो मार करने वाली मिसाइलें हैं और 1 77 मिलीमीटर OTO मेलारा जो नौसिक तोप भी इसके अंदर शामिल है। 2 जो हैं 30 मिलीमीटर के AK-630M CIWS और 2 टारपीडो जो कि ट्यूब हैं और 2 RBU यानी कि 6000 जो एंटी सबमरीन रॉकेट भी इसके रॉकेट के जो लॉन्चर हैं वह भी इसके अंदर शामिल हैं। जो NSTL मारिच टारपेडो है, काउंटर मेजर सिस्टम और जो कवच डियोक लॉन्चर भी इसके अंदर शामिल हैं। जो INS उदयगिरि है वह क्या है, जो इसकी निर्माण किया गया है वो MDL मुंबई के अंदर किया गया है बिल्डर्स के द्वारा और इसकी डिलीवरी 1 जुलाई 2025 को जो है वो की गई थी। इसका रिकॉर्ड है कि इसे जो है 37 महीनों के अंदर इसको तैयार कर दिया गया था। विरासत में अगर पिछले से देखें, जो प्राचीन काल है वहाँ से देखें तो इसका नाम जो है उदयगिरि की जो पहाड़ियाँ हैं आंध्र प्रदेश के अंदर उनके नाम पर रखा गया है। जिससे पहले जो INS उदयगिरि है उसने 1976 से 2007 तक का जो सेवा जो है वो प्रदान की है। और इसका महत्व देखें तो युद्धपोत का जो डिज़ाइन है ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया है और यह 100वां युद्धपोत है। जो MDL की उन्नत मॉड्यूलर निर्माण क्षमता है उसको यह प्रदर्शित करता है। और जो INS हिमगिरि है इसका निर्माण CRSE है कोलकाता के द्वारा किया गया है और इसके वितरण की तिथि के रूप में 31 जुलाई 2025 को देखा जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है इसको लिया गया था। जो इसका विरासत नाम है वो हिमगिरि यानी कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उनके नाम पर रखा गया है।
इससे पहले जो INS हिमगिरी है उसने 1974 से 2005 तक जो है सेवाएं प्रदान की हैं। जो ये जहाज़ हैं इनका निर्माण या फिर इनकी जो उन्नति है वह दो अलग अलग भारतीय यार्डों की जो जटिल जहाज निर्माण क्षमता है उनका प्रदर्शन है। एक साथ जो स्टील फ्रिगेट्स हैं, नौसेना की जो शक्ति है उसका प्रक्षेपण है, यानी कि जो नौसेना की शक्ति का प्रक्षेपण है उसके रूप में हम देखें तो नीले पानी की जो क्षमता है उसको यह बढ़ाते हैं। और वाहक जो हैं, जो युद्ध समूह हैं जैसे कि INS विक्रांत या फिर जो INS विक्रमादित्य टास्क फोर्स है उसको मजबूत करना है। जो हिंद प्रशांत का एरिया है उसमें समुद्री सुरक्षा के जो प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका में सुधार किया जा रहा है। औद्योगिक एवं इसके सामरिक प्रभाव देखें तो यह मेक इंडिया जो पहल है या फिर जो आत्मनिर्भर भारत की पहल है उसके थ्रू इसकी शुरुआत की जा रही है। और इसके अंदर जो यूज़ होने वाला सामान है वह 75% स्वदेशी सामान है। 200 से अधिक जो MSME के योगदान जो हैं वो दिए हैं, जैसे कि हथियार, इलेक्ट्रॉनिक्स, उनका प्रमोदन एवं जो उप प्रणालियाँ हैं वह हजारों प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष नौकरियां जो हैं इससे प्राप्त होंगी। और जहाज़ का जो निर्माण है उसमें दो अलग अलग भारतीय यार्डों की जटिल जहाज़ निर्माण क्षमताएं जो हैं इसके अंदर प्रदर्शित की गई हैं। और अगर इसके निष्कर्ष के रूप में देखें तो INS जो उदयगिरी है और INS जो हिमगिरी है सिर्फ नए जहाज़ नहीं हैं, बल्कि ये भारत की जो बढ़ती जहाज़ निर्माण की आत्मनिर्भरता है उसके प्रतीक के रूप में देखे जा रहे हैं। और वे आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है या फिर जो उच्च स्वदेशी सामग्री है और लड़ाकू शक्तियों का संयोजन के रूप में समुद्र के अंदर जो अपनी ताकत है उसका प्रदर्शन करते हैं। इनका जल आवरण भारत की जो नौसैनिक औद्योगिक क्षमता है उसमें एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि अब दो प्रमुख जो यार्ड हैं वह समानांतर या फिर जटिल युद्धपोत की जो डिलीवरी है उसमें सक्षम साबित हुए हैं। हमारी आज की जो दूसरी न्यूज़ रहेगी, केंद्र ने राज्यों से कहा मनरेगा के तहत उच्च लागत वाली जो परियोजनाएं हैं उनकी जांच करें। जो यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? केंद्र सरकार ने राज्यों को जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है यानी कि जो मनरेगा है उसके तहत उच्च लागत वाली जो परियोजनाएं हैं उनकी जांच करने का निर्देश दिया है। और जो ये कदम है यह विभिन्न जो राज्य हैं उनके सामने आए जो घोटाले हैं उनकी जो लागत है या फिर उससे अधिक खर्च की शिकायत के बाद उठाया गया है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे झारखंड में 1.33 लाख से अधिक योजनाओं में 75 से 100% अतिरिक्त खर्च होने के बावजूद कार्य पूरे नहीं हुए हैं, जिसके लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर भी 60 लाख रुपए की लागत वाली पुलिया परियोजना में खराब गुणवत्ता और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उसके बावजूद भी जो इसकी जो मरम्मत है वह अच्छे से नहीं हुई है, जिसके बाद जो ये जांच है इसके आदेश सौंपे गए हैं। जो केंद्र सरकार है उसने राज्यों से ऐसी परियोजनाओं की जो ज़मीनी हकीकत है उनकी जांच करने या फिर उनके लिए जिम्मेदार जो अधिकारी हैं या फिर जो एजेंसियां हैं उन पर कार्रवाई करने को कहा है। मनरेगा के जो आयुक्त हैं उन्होंने कार्यों की नियुक्ति या फिर जो निगरानी है और आधार से जुड़े जो रिकॉर्ड हैं ऑफ राइट्स को इकट्ठा करने के लिए भी निर्देश दिए हैं, ताकि जो ये मनरेगा कदम है इसकी पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है, ताकि जो ग्रामीण हैं वे रोजगार या फिर जो बुनियादी ढांचे का विकास है उसमें योजना का अधिकतर लाभ ग्रामीणों को मिल सके। जो मनरेगा है वह क्या है? जो मनरेगा है वह ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष
कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करता है। यह अकुशल श्रम पर आधारित कार्यों पर केंद्रित है, जैसे कि सड़क का निर्माण हुआ, जल का संरक्षण हुआ या फिर जो वृक्षारोपण है। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी, ट्रंप ने रूस और चीन के साथ जो परमाणु निशस्त्रीकरण वार्ता है उसके लिए फिर से जो प्रयास हैं उनको स्टार्ट कर दिया है। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? जर्मन के जो उपदूत हैं उन्होंने भारत पर अमेरिका का जो टैरिफ है उसकी आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने और शुल्क को न्यूनतम करने की वकालत की है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर जो लगाए गए टैरिफ है, यानी कि जो 25% का टैरिफ लगाया गया है उसको अनुचित ठहराया है। जो रूस से तेल की खरीद है उसको लेकर लगाया गया था। रूस से तेल की खरीद को लेकर जो लगाया गया टैरिफ है, जिससे कि भारतीय जो आयात है उस पर कुल अमेरिकी शुल्क जो है वो आज से 50% हो गया है। यह जो टैरिफ है भारत का जो निर्यात है, विशेष रूप से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर रत्न जो आभूषण हैं, चमड़ा और जो ऑटो पार्ट्स जैसे एरिया हैं उनको प्रभावित करेगा, जो कि भारत की जीडीपी में 2.5% का योगदान देते हैं। तो जो जर्मन है उपदूत ने तर्क दिया है कि जो वैश्विक व्यापार है उसमें बाधाएं जैसे कि उच्च टैरिफ हुआ या फिर आर्थिक सहयोग को कमज़ोर करती है और सभी देशों के लिए नुकसानदायक है। भारत ने इन टैरिफ के सामने झुकने से इनकार कर दिया है और जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने राष्ट्रीय हितों, खासकर जो किसान हैं या फिर जो डेयरी एरिया हैं उन पर रक्षा पर अधिक जोर दिया है। अगर जर्मन का यह समर्थन भारत का जो यूरोपीय संघ है उनके बीच चल रही जो मुक्त व्यापार समझौता है, यानी कि जो FTA की वार्ता हैं उनके संदर्भ में इम्पोर्टेंट है, जहां भारत गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने पर जोर दे रहा है। जो भारत है अब वैकल्पिक बाजारों जैसे कि यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और जो रूस है उनके साथ में व्यापारिक जो रणनीतियां हैं जैसे कि रुपए, रूबल या फिर जो भुगतान की प्रणाली है उनको मजबूत करने पर विचार कर रहा है, ताकि अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम किया जा सके। साथ ही भारत को घरेलू सुधारों जैसे विनिर्माण को बढ़ावा देना और जो संभार तंत्र है उसकी लागत को कम करना इसके अंदर शामिल है। जो भारत और यूरोपीय संघ हैं उनके बीच में मुक्त व्यापार जो वार्ता है, जो समझौता है 2007 में शुरू हुआ और जो ये वार्ताएं हैं 2013 में रुक गई थी। जून 2022 में फिर से इनकी शुरुआत हुई और दोनों पक्षों ने 2025 के अंत तक इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और जो ये समझौता हुआ है भारत और जो EU है इनके बीच में व्यापार, निवेश और जो नवाचार है उसको बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 17 जून 2022 से शुरू हुई जो ये वार्ता है उसमें अब तक 10 दौरे जो हैं वो पूरे हो चुके हैं और 11वां दौर मई 2025 में निर्धारित है। दोनों पक्ष टैरिफ और जो गैर टैरिफ बाधाएं हैं उन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। EU भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और 2023 में दोनों के बीच में 124 बिलियन जो यूरो है उनकी वस्तुएं व्यापार और जो 59.7 बिलियन यूरो का सेवा व्यापार हुआ और 2021 से 22 में द्विपक्षीय बाजार में 43.5% की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि 116 बिलियन डॉलर से अधिक थी। जो इसको लेकर चुनौतियां हैं जैसे कि गैर टैरिफ की जो बाधाएं हैं, EU के सख्त SPS मानक हैं जैसे कि मूंगफली और जो मसाले हैं उन पर एफ्लाटोनिक सीमाएं जैसे कि 2 mg पर kg
और 5 ppb भारतीय जो निर्यातक हैं उनके लिए बाधा है, क्योंकि ये WHO और जो अमेरिकी मानक हैं उनसे कठिन हैं। जो टैरिफ के मुद्दे हैं जैसे कि EU की कारें हुई, शराब, कृषि का उत्पादन, और उन पर भारत से कम शुल्क की जो मांग है वह कर रहा है, जबकि भारत का जो डाटा स्थानांतरीकरण है, वीजा की जो नीतियां हैं या फिर जो बौद्धिक संपदा के अधिकार हैं उन पर लचीलापन चाहता है। और जो कार्बन का टैक्स है उसके अंदर भारत EU का जो कार्बन सीमा का समायोजन तंत्र है उसमें छूट की मांग कर रहा है, जो 2026 से स्टील, एल्यूमीनियम और सीमेंट पर 20 से 35% शुल्क लगा सकता है। शराब और जो स्पिरिटिक भारतीय शराब है उनके उत्पादनों से जो आयात शुल्क है उसमें धीरे धीरे कटौती की मांग भी की है। 150 से 100%, फिर 100 से 10 वर्षों में 50%। आज की हमारी जो 4th न्यूज़ रहेगी, प्रधानमंत्री का दौरा 29 से 30 अगस्त को भारत जापान वार्ता, सुरक्षा से अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, डिजिटल संबंध। ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? जो हमारे PM हैं यानी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह जापान और चीन की यात्रा पर जाएंगे। जापान में वह भारत और जो जापान की वार्षिक बैठक है उसके अंदर भाग लेंगे। जो यहाँ की रक्षा सुरक्षा का जो कारोबार है या फिर जो प्रौद्योगिकी है उस पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में जो है मोदी संघाई का जो संयोग संगठन है उसके शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिलेंगे। जो इसके सुरक्षा सहयोग हैं, भारत और जापान ने नई दिल्ली में तीसरी 2+2 की जो वार्ता है वह आयोजित की है, जिसमें कि विदेश या फिर जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने हिंद प्रशांत का जो एरिया है उसके अंदर शांति, समुद्री सुरक्षा या फिर जो स्थिरता है उस पर जोर दिया है। दोनों ही देशों ने जो उनका क्षेत्रीय चुनौतियां हैं उनको, खासकर कि जो चीन की बढ़ती सैन्य उपलब्धि हैं या फिर जो उत्तर कोरिया है उसके परमाणु खतरे का मुकाबला करने के लिए रक्षा सहयोग बढ़ाने पर दोनों ने चर्चा की है। जो सैन्य अभ्यास हैं दोनों देश, जो कि जेमैक्स यानी कि जो नौसेना है या फिर सिन्नू मैत्री यानी कि वायुसेना और धर्म गार्डियन यानी कि सेना जैसे जो संयुक्त अभ्यास हैं उनमें भाग लेते हैं, जो आपसी विश्वास और जो रणनीतिक संरेखन है उसको और अधिक मजबूत करते हैं। जो उद्योग हैं और जो व्यापार हैं इन पर भी वार्ता जो है दोनों के बीच में चल रही है। जो इस्पात की वार्ता है 2025 के अंदर फरवरी 2025 में तीसरी बार भारत जापान इस्पात वार्ता आयोजित हुई है, जिसके अंदर इस्पात उद्योग के रुझान, व्यापार और जो यूरोपीय संघ है उसके जो कार्बन बॉर्डर या फिर जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है जैसे जो मुद्दे हैं उन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। और जो व्यापारिक संबंध हैं जैसे कि 2011 में लागू जो भारत जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है, जैसे कि जो वस्तुएं हैं या फिर सेवाएं हैं और निवेश को बढ़ावा देता है। 2018 और 19 में द्विपक्षीय जो व्यापार है उसके अंदर 17.63 जो बिलियन अमेरिकी डॉलर है वहां तक पहुंच गया है। अगर इसके बुनियादी ढांचे की बात करें तो मुंबई अहमदाबाद जो हाई स्पीड रेल की परियोजना है जापान का जो सहयोग है उससे एक प्रमुख उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। जैसे कि जो भारत की बुनियादी ढांचा विकास की रणनीति है उसे गति देता है यह। और जो ऊर्जा के सहयोग हैं जैसे कि दोनों देश स्वच्छ ऊर्जा का जो एरिया है उसके अंदर सहयोग को बढ़ा रहे हैं, जिसमें सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन और जो बैटरी प्रौद्योगिकी हैं उन पर जोर दिया है। जापान ने भारत के साथ अफ्रीका में स्वच्छ ऊर्जा और जो बुनियादी ढांचा की परियोजना है
उनमें सहयोग की प्रतिबद्धता जताई है, जो कि वैश्विक दक्षिण के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। और जुलाई 2025 में भारत ने राजदूत जो सीबी जॉर्ज हैं, उसने जापान के जो आर्थिक सुरक्षा मंत्री हैं मिनोरी केउची, उनके साथ आर्थिक सुरक्षा, अंतरिक्ष और जो प्रौद्योगिकी है उनके क्षेत्र में भी जो है सहयोग पर चर्चा की थी। हम जो है आगे भी इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।